अस्सलाम वालेकुम एसीसी के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने एसीसी की बुक F3 स्टार्ट की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसके हमने पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और साथ ही हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी तीनों चैप्टर्स की। हमने इसके लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है इस चैप्टर का? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। ठीक हो गया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। इसका लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर नंबर 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले हमारे पास इसका टॉपिक है जर्नल लेजर का पर्पस क्या है। किसका? जर्नल लेजर का पर्पस क्या है। आपको पता है कि किसी भी बिजनेस में सबसे पहली एंट्री जो होती है वो होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई भी सेल की है, कोई भी परचेज की है चीज, कोई भी एक्सपेंस किया हमने, तो उसकी रिकॉर्डिंग किस में होगी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? उसका डॉक्यूमेंट लेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट लेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम उसको लेजर्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको बोलते हैं जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको करते हैं टी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया। उनके टी अकाउंट बनाते हैं। ठीक हो गया। हर जर्नल लेजर का टी अकाउंट बनाया जाता है। यानी कि फिर उसके बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस से डेबिट और क्रेडिट को, जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाती है, डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्ड हुई हैं। उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पांचवा स्टेप हमारे पास क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी टाइप्स की थी? मेन जो थी वो थी हमारे पास एसओएफ थी, इनके बैलेंस शीट, और दूसरी कौन सी थी? प्रॉफिट एंड लॉस। और एक छोटी स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो। ये स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन चारों स्टेप से होकर जाना पड़ता है। ठीक हो गया। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम टी अकाउंट में, फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर उस ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन लेकर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेकर उसको हम स्टेटमेंट में लेके आते हैं। ठीक हो गया। जर्नल लेजर का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? प्रॉब्लम क्या थी? लार्ज बिजनेस experience thousands of daily transactions. Stakeholders and users do not want to see every single individual invoice or receipt. यानी कि जो यूजर्स होते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर, यानी कि बैलेंस शीट के यूजर्स, प्रॉफिट और लॉस के यूजर्स जो होते हैं, जो उनको यूज करते हैं, इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, उनको हर एक क्या नाम है उस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं होता कि कितनी इनवॉइस आई, कितनी रिसीट आई। ठीक हो गया। कितने अपने पैसे रिसीव किए, कितने नहीं किए, कितने बैंकरप्ट हुए, उन सब से उसको कोई गर्ज नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसीलिए जर्नल लेजर एक्ट एज अ सेंट्रल डेटाबेस। इट गैदर all detailed financial data from source document, categorize it and condense it into clean summarize or for the final financial statements। के जर्नल लेजर क्या? सेंट्रल डेटाबेस, सेंटर यानी कि एक सेंटर की तरह काम करता है। ठीक हो गया। ये तमाम फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट से, फिर उसको कैटेगराइज, कौन सी कैटेगरी में आएगा, सेल्स में आएगा, परचेज में आएगा, एक्सपेंस में आएगा, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस में आएगा या लाइबिलिटी में आएगा, किस में आएगा, उसको कैटेगराइज करना, फिर उसको क्लीन समराइज करना। ठीक हो गया। उसको समराइज करके समराइज जब करेंगे तो उसको फिर हम वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन क्या है इसकी जर्नल लेजर की? इज द मास्टर रिकॉर्ड दैट कंटेन ऑल द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट यूज्ड बाय अ बिजनेस। जो बिजनेस का यूज करता है इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाता है। ठीक हो गया। जो इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, सप्लायर का, कस्टमर का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, सप्लायर का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब अकाउंट इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स में आते हैं। हाउ डाटा एंटर्स दी जर्नल लेजर, के जर्नल लेजर में डाटा को हम कैसे लाते हैं? पहले होती है प्रोसेसिंग, फिर होती है मेथड और फिर होता है फाउंडेशन। पहले प्रोसेसिंग रूल क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मूव स्ट्रेट फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू स्पेसिफिक लेजर अकाउंट्स। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट,
इनके कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट तो होगा ना, उसकी कोई इनवॉइस वगैरह तो होगी, तो उस इनवॉइस से देखेंगे कि ये क्या क्रेडिट सेल हुई है, क्या कैश सेल हुई है, या कोई क्रेडिट परचेज हुआ है, या फिर कैश परचेज हुआ है, क्या लोन लेने हुआ है, क्या लॉन्ग टर्म लोन है, इनके नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है। ठीक हो गया। तो ये सब हम इसको वहां से लेके आते हैं जर्नल लेजर में ये इन्फॉर्मेशन को। ठीक हो गया। फिर मेथड ऑटोमेटिकली होता है और मैनुअल, दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिकली और दूसरा होता है मैनुअली। सो ऑटोमेटिकली मतलब डन इंस्टेंटली बाय इंटीग्रेटिंग बिलिंग मॉड्यूल, यानी कि जैसे ही आपकी इनवॉइस बनी, सेल की इनवॉइस बनी, वो फौरन यानी कि हो गया, वो फौरन क्या हो गया, जर्नल लेजर में रिकॉर्ड हो गया वो बैलेंस। आपको खुद जाकर अकाउंटेंट को वो करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैनुअली पोस्टेड बाय अकाउंटेंट वाया मैनुअल जर्नल एंट्रीज। जबकि इसमें मैनुअल में क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जर्नल लेजर में खुद अकाउंटेंट को जाकर एंट्री करनी पड़ती है। ठीक हो गया। Every entry into the journal ledger strictly relies on the fundamental principle of double entry bookkeeping, यानी कि हर जो एंट्री होगी ना वो किस पर बेस होगी, डबल एंट्री का मतलब, डबल एंट्री मतलब डेबिट एंड क्रेडिट पर बेस होगी। ठीक हो गया। अब जर्नल लेजर के 5 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जर्नल लेजर में 5 एलिमेंट्स, इसमें 5 तरह के लेजर्स बनते हैं। एक होता है एसेट, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 तरह के लेजर्स बनते हैं। एसेट मतलब व्हाट बिजनेस ओन्स आर कंट्रोल, के बिजनेस के पास क्या है, वो क्या ओन कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है, जिससे वो फायदा ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ठीक हो गया। किन चीजों को यूज करके बिजनेस में किन चीजों को यूज कर रहा है। ठीक हो गया। Liability is what the business owes to external parties, for example, bank loan or trade payables. ये क्या होती हैं liabilities? And equity owners financial investment and stake in the business. ओनर ने जो पैसा लगाया होता है बिजनेस में उसको बोलते हैं कैपिटल, एंड इनकम बोलते हैं अर्निंग्स जनरेटेड फ्रॉम एवरीडे बिजनेस ऑपरेशन। रोजाना की बेस पर जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी सेल हुई है, ठीक हो गया, वो होती है इनकम हमारी। ठीक हो गया। उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक हो गया। रेवेन्यू। द कोस्ट इन एक्सपेंस, द कोस्ट इनकम टू रन द बिजनेस, रेंट होगी, सैलरीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे हो गए। ठीक हो गया। उन सबको क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे। ठीक हो गया। एक्सपेंस, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। ये आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। अब जर्नल लेजर हमने पढ़ लिया है। अब अगला स्टेप क्या था, टी अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था टी अकाउंट। सो इंडिविजुअल अकाउंट इनसाइड द जर्नल लेजर आर कॉल्ड टी अकाउंट बिकॉज देयर आउटलाइन टेक्स द literal shape of the letter T. So T shape cleanly separate the account into two distinct sides. लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड की और राइट साइड होती है क्रेडिट साइड की। वो बोल रहा है कि जर्नल लेजर में जब ये अकाउंट बनाया जाता है तो वो टी अकाउंट की शेप लेता है। ठीक हो गया। जिसमें लेफ्ट साइड पे होता है डेबिट और इधर राइट साइड पे होता है क्रेडिट। ठीक हो गया। और यहाँ पर अकाउंट का नाम, यानी कि कोई अगर कैश अकाउंट है तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक हो गया। अगर सप्लायर अकाउंट है सप्लायर अकाउंट लिख देंगे, अगर कस्टमर अकाउंट है कस्टमर अकाउंट लिख देंगे, उसका नाम लिखेंगे बाकायदा। ठीक हो गया। सो ये था टी अकाउंट। देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट। These specify ledger accounts are utilized to record asset, liabilities and capital transaction. SOFP में क्या रिकॉर्ड होती है, एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल, तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं इसमें SOFP में। सो SOFP account balance do not clear out to zero at the year end, they carry forward as opening balance for the next financial period. यानी कि जो बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है ना, यानी कि आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ईयर एंड पर बनती हैं। किस पर बनती हैं, ईयर एंड पर बनती हैं। तो वो ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट का जो बैलेंस है ना, बैलेंस शीट का बैलेंस वो कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब वो उसका कुछ ना कुछ बैलेंस होगा जो अगले साल का ओपनिंग होगा। ये आगे जाके आप लोग जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे। सो ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स पेंडिंग कैश कलेक्शन, डेबिट इंक्रीज दिस बैलेंस, कस्टमर पेमेंट क्रेडिट एंड रिड्यूस इट। अगर हमने सेल की है उधार पर, ठीक हो गया, सेल की उधार पर, तो हमारे पास ये रिकॉर्डिंग होगी, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स, ये एंट्री होगी। और अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया है तो फिर हम लिखेंगे डेबिट कैश एंड रिसीवेबल को कर देंगे हम क्रेडिट। ओके, ये होती है एंट्रीज की।
आगे हमारे पास है कैश और बैंक स्टेटमेंट्स। Record all liquid cash movements, inward out customer receipt, debit and increase it, outward supply payment, credit and reduce it। यानी कि जब हम कस्टमर हमें देता है, पैसे देता है वापस, तो हमारा कैश बढ़ जाता है, ठीक हो गया। जबकि हम अगर सप्लायर को पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारे पैसे कम हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। पैसा जब ज्यादा होगा तो आएगा तो डेबिट, और जब जाएगा तो क्रेडिट। ये वो बात हो रही है। और फिर आता है पेएबल लाइबिलिटी। इसका भी वही है, रिकॉर्ड क्रेडिट लाइबिलिटीज, क्रेडिट परचेजेस, पेंडिंग सेटलमेंट, क्रेडिट इंक्रीज दिस लाइबिलिटी, बैलेंस आउट गोइंग पेमेंट, डेबिट एंड रिड्यूस इट। जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो उसका जो एंट्री होती है वो होती है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट होगा परचेजेस, क्योंकि हमने चीज परचेज की है, और क्रेडिट हो जाएगा पेएबल लाइबिलिटी, पेएबल लाइबिलिटी। जबकि हम जब ये पेएबल कर देंगे, लाइबिलिटी दे देंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी डेबिट पेएबल लाइबिलिटी, यानी कि कम हो गई, और क्रेडिट कैश। ओके, ये एंट्रीज होंगी, ठीक हो गया। एसओएफपी टी अकाउंट डबल एंट्री रूल्स। इसमें टी अकाउंट में इसके एंट्री के रूल्स क्या हैं? डेबिट एंट्री, इंक्रीज इन एसेट अकाउंट बैलेंस। एसेट बढ़ रहा है तो उसके क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और जबकि अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका बैलेंस डेबिट हो जाएगा, ठीक हो गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो क्या हो जाएगा? डेबिट। इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। इसी तरह क्रेडिट एंट्री का भी यही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, ठीक हो गया, क्रेडिट एंट्री। जबकि एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सो दीज टेम्परेरी अकाउंट्स, ये क्या है? टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। that track the everyday transaction that collectively calculate the net profit or loss for a given period। जो एक खास पीरियड के लिए, मतलब एक साल के लिए या 6 महीने के लिए हम इसमें प्रॉफिट निकालते हैं या फिर लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, ठीक हो गया। परमानेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हर साल नया अकाउंट बनना है, ठीक हो गया। सो track total cash or credit revenues generated, credit increase this balance if no separate return log exists, a sale return directly debit and reduce it। अगर हमने सेल की है तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएंगी सेल। जैसे हमने ऊपर ये देखा, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल, डेबिट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल। और जब वो हमने कैश दे दी तो डेबिट कैश और क्रेडिट रिसीवेबल हो गया। ये वही एंट्री की बात हो रही है। और एक्सपेंस की आगे, रिकॉर्ड रॉ स्टॉक परचेज एंड रनिंग ओवरहेड्स, डेबिट इंक्रीज दी बैलेंस। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और इफ नो सेपरेट रिटर्न एग्जिस्ट ऑफ परचेज, रिटर्न क्रेडिट एंड रिड्यूस इट, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप टी अकाउंट के बारे में, ठीक हो गया। तो टी अकाउंट में इनकी एंट्रीज क्या होगी? डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री, ठीक हो गया। दो तरह की एंट्रीज होती हैं इसमें भी। तो डेबिट एंट्री में क्या होगा? अगर तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट। जबकि इनकम में डिक्रीज हो रही है तो उसकी एंट्री होगी डेबिट, ठीक हो गया। जबकि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी एंट्री क्रेडिट है। अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो उसकी एंट्री क्रेडिट होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग अकाउंट। अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक हो गया। बैलेंसिंग लेजर अकाउंट इज क्रूशियल फर्स्ट स्टेप टू वेरीफाई दैट डबल एंट्रीज हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। यानी कि ये सबसे मुश्किल पार्ट है अकाउंटिंग का, ठीक हो गया। यानी कि बैलेंस करना, अकाउंट्स को बैलेंस करना सबसे मुश्किल पार्ट है। टू बैलेंस एन अकाउंट मीन्स टू कैलकुलेट एंड इंसर्ट अ मैथमेटिकली बैलेंसिंग फिगर, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन the timing। account can technically be balanced at any time, usually at a month end। और अकाउंट्स को किसी भी टाइम पर हम बैलेंस कर सकते हैं। ये लेजर्स के जो अकाउंट्स होते हैं इनको किसी भी टाइम पर हम बैलेंस कर सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर इनको
महीने के एंड पर बैलेंस किया जाता है, ये जो टी अकाउंट्स है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है दी 5 स्टेप्स टू क्लोज ऑफ अ लेजर अकाउंट। अगर कोई अकाउंट को हम क्लोज ऑफ करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं? 5 स्टेप हैं। सम बोथ साइड्स, तो add up the total value on the debit side, then add up the total value on the credit side। तो ये अकाउंट में दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक हो गया। दोनों साइड पर जितने भी बैलेंसेस हैं उनको टोटल करो। ठीक हो गया। फिर आइडेंटिफाई द लार्जर टोटल। फिर दोनों तरफ देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक हो गया। दोनों तरफ देखो कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर मतलब ये टी अकाउंट है, एक साइड पे डेबिट बैलेंस है, एक साइड पे क्रेडिट बैलेंस है। ठीक हो गया। और ये कैश अकाउंट है, हमारे पास क्या है? कैश अकाउंट है। अगर हमारे पास डेबिट साइड पर 10,000 बैलेंस है ना, और यहाँ पर 3,000 बैलेंस है, टोटल हमारे पास इधर 10,000 है और इधर 3,000 है। ठीक हो गया टोटल में। और अब हमने देखना है कि इनमें से दोनों तरफ से बड़ी साइड कौन सी है, तो ये बड़ी साइड है 10,000 वाली। ठीक हो गया। अब जितनी बड़ी है हमने दूसरी तरफ को भी बराबर करना है, दूसरी तरफ को भी बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 10,000 लिखेंगे और इधर भी ये 10,000 ही लिखेंगे। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? 7,000 का। सो ये 7,000 इज द कैरी डाउन बैलेंस। 7,000 इज द कैरी डाउन बैलेंस। सो यही है इंसर्ट द कैरी डाउन एंड डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, यही सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल पोजीशन वर्सेस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्लाइज टू एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और ये परमानेंट अकाउंट होते हैं, जबकि इसमें जो दे विल क्लियरली डिस्प्ले के बैलेंस कैरी डाउन अबव द टोटल लाइन, बैलेंस डाउन बिलो द टोटल लाइन। ठीक हो गया। मतलब क्या है इसमें? फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास आगे अगर हमने दिखा 10,000 बैलेंस है। ठीक हो गया कैश अकाउंट में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक हो गया। और यहाँ पर 3,000 बैलेंस है, तो हमने इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 7,000 लिख दिया और यहाँ पर भी 10,000 बैलेंस इक्वल कर दिया। ठीक हो गया। ये टोटल हो गया हमारे पास, ये भी टोटल है हमारे पास। ओके, ये दोनों क्या है? टोटल है। ये क्या है? कैरी डाउन है। और हम क्या लिखेंगे? ये क्या कैरी डाउन है और ब्रॉड डाउन है। ये ब्रॉड डाउन नीचे आता है, ये 7,000। हम इसको नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पर नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे ऊपर इस तरफ। ठीक हो गया। सो यही लिखा हुआ है क्लियरली डिस्प्ले कैरी डाउन अबव द टोटल लाइन, ये टोटल लाइन के ऊपर होता है। ठीक हो गया। और ब्रॉड डाउन है टोटल लाइन के नीचे होता है। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है? ये इनकम, रेवेन्यू, परचेज और एक्सपेंस पर अप्लाई होते हैं। ठीक हो गया। और ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। दे नेवर कैरी फॉरवर्ड अ बैलेंस इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देयर इज नो ब्रॉड डाउन बैलेंस। इनमें कोई भी ब्रॉड डाउन बैलेंस अगले साल पर बैलेंस लेके जाने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस साल इसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ठीक हो गया इस साल का। अब ईयर एंड रूटीन क्या है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैलेंस कैरी डाउन, द बैलेंसिंग फिगर इज labeled as transfer to statement of profit or loss or profit or loss account. Okay, this section reset the income and expense account back to zero for the start of the next year. So ये जो इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। ये कभी भी ब्रॉड डाउन यानी कि पिछले साल के बैलेंस से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। ये इस साल के बैलेंस से स्टार्ट होगा, इस साल की सेल से स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अब आगे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक हो गया। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑन पेपर इज आउटडेटेड। मॉडर्न बिजनेसेस रिलाई मोस्टली एक्सक्लूसिवली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टेक्नोलॉजी की वजह से अब पेपर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ठीक हो गया, ये आउटडेटेड हो चुका है। इसीलिए अब जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, ठीक हो गया, अभी का जो बिजनेस है वो किस पर रिलाई कर रहे हैं? कंप्यूटर पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो ऑटोमेशन इफेक्ट, अब क्या आ गया? ये ऑटोमेशन इफेक्ट आ गई है।
अब बुक कीपर सिंपली इनपुट द बेसिक डिटेल ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब एक बुक कीपर सिंपली वो अपनी क्या नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि सेल हुई है या परचेज हुई है उसकी इंफॉर्मेशन डालता है और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट द करेक्ट डबल एंट्री अक्रॉस द रेलिवेंट लेजर अकाउंट। तो वो कंप्यूटराइज ऑटोमेटिकली उस लेजर में वो एंट्री कर देता है डेबिट या क्रेडिट। ठीक हो गया। 3 स्टेप्स होते हैं इसके। पहले तो फाइनेंशियल डेटा को एंटर करो इसमें। ठीक हो गया। फ्रॉम द रॉ सोर्स डॉक्यूमेंट फिर प्रोसेसिंग होती है। सिस्टम टेक्स दैट डेटा एंड इंस्टेंटली पोस्ट इट टू द करेक्ट जर्नल लेजर अकाउंट। फिर सिस्टम उसको उसके करेक्ट जर्नल लेजर में भेज देता है उस डाटा को और फिर सॉफ्टवेयर जनरेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रियल टाइम मैनेजमेंट रिपोर्ट और उससे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, रिपोर्ट बनती है। अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम के कुछ फीचर्स भी हैं। पहला है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। सिस्टम्स आर स्प्लिट इनटू स्पेसिफिक फंक्शनल ब्लॉक्स और मॉड्यूल्स। सिस्टम्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल उनको सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल ये सारे ब्लॉक्स में एंटर कर दिए गए हैं सिस्टम में। ठीक हो गया। सिस्टम इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स टॉक टू ईच अदर ऑटोमेटिकली टू क्रिएट फ्लोलेस ट्रांजैक्शन ट्राइज। फॉर एग्जांपल अगर कैश ट्रांजैक्शन हुई है या सेल्स ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, सेल परचेज हुई है या कैश परचेज हुई है, तो वो डायरेक्टली परचेज क्या करेगी। अगर परचेज वो अगर हमने एंट्री कर दी है सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कर दी है कि इतने की एंट्री सेल हुई है, ठीक हो गया, ये परचेज हुई है, तो वो डायरेक्ट और परचेज और कैश के अकाउंट को क्या अपडेट कर देगा। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेट कि वापस से एक ब्लॉक एक दूसरे के बात करते हैं। सेल्स इंटीग्रेशन जनरेटिंग अ सेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट द ट्रेड रिसीवेबल। अगर सेल्स इनवॉइस को हम जनरेट करते हैं तो सेल करते हैं उसकी इनवॉइस निकाली तो उससे ऑटोमेटिकली क्या क्या अपडेट हो जाएगा। एक तो रिसीवेबल अपडेट हो जाएगा, दूसरा अगर तो कैश हुई है, कैश सेल हुई है तो कैश का कॉलम, कैश का लेजर अपडेट होगा, या और इन्वेंट्री लेवल भी खुद ब खुद नीचे चला जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल भी खुद ब खुद डाउनवर्ड हो जाएगा। देन है परचेज इंटीग्रेशन, इसकी भी यही है, वही वाला केस है कि पेबल्स अपडेट हो जाएंगे और इन्वेंट्री स्टॉक अपवर्ड चला जाएगा। अब सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स बैकअप। ऑटोमेटिक डेटा कॉपीज आर सिक्योरली सेव टू प्रोटेक्ट बिजनेस अगेंस्ट लॉस्ट और करप्टेड फाइल्स। Senior staff authorize large transactions remotely or locally using pins, password और security tokens। ठीक हो गया। अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको सीनियर स्टाफ, मैनेजर, ठीक हो गया, डायरेक्टर से साइन चाहिए, उसकी ऑथराइजेशन चाहिए, पासवर्ड चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ये सिक्योरिटी या कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है इस कंप्यूटराइज सिस्टम में। फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब आगे आता है पर्सनल बेनिफिट्स एंड आउटपुट रिपोर्ट्स। Software allow users to amend transaction details while strictly maintaining a hidden background of all changes to prevent fraud. सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि आप कोई भी चेंजेस अगर आपने करनी है, ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन को चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस चेंजिंग को अपने अंदर सेव करके रखता है, हिस्ट्री में उसको सेव करके रखता है ताकि फ्रॉड ना हो सके। और देयर इज अ वास्ट रिकॉर्डेड likelihood errors and omission because modern computer system are hard coded to reject mathematically unbalanced data। और अगर आप लोगों ने ऐसा कोई बैलेंस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इसमें इनपुट की है जिसकी सिर्फ फेक की एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट नहीं होती, तो वो सिस्टम उसको लेगा ही नहीं, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। तो इसलिए ये एरर होना ओमिशन का या फिर दूसरा एरर होना, ठीक हो गया, ये तो है ही नहीं है, एरर तो खत्म ही होगा। ठीक हो गया। और रियल टाइम रिपोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड इंस्टेंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। और ये रिपोर्ट्स उसी टाइम तैयार हो सकती हैं एट दी टाइम। डेस्कटॉप वर्सेस क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम। दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप और दूसरा था क्लाउड। अब डेस्कटॉप क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज फिजिकली इंस्टॉल्ड एंड होस्टेड entirely on local computers, hard drive or the business premises। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हमें अगर हमने कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में कोई गेम इंस्टॉल किया है तो हम उसको ऑफलाइन भी खेल सकते हैं, ठीक है क्या, इंटरनेट के बगैर। ऐसी कोई भी चीज़ अगर हम उसको इंटरनेट के बगैर चला सकते हैं तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जबकि क्लाउड अकाउंटिंग के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। द सॉफ्टवेयर एंड डेटा आर होस्टेड एंटायरली ऑन ऑनलाइन और सिक्योर on secure remote services servers managed by third party service provider। और सॉफ्टवेयर इसमें क्या होते हैं?
ये होस्टेड है और ऑनलाइन ये चलते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चलते हैं, इसके लिए इंटरनेट पे लाजमी जाया होता है और ये कोई थर्ड पार्टी इसको चला रही होती है, इसको मैनेज कर रही होती है, ठीक है क्या, क्लाउड एक्टिविटी को। आगे है इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज, डेटा सोर्सेज, system mechanism. Modern accounting systems do not generate financial data on their own. They may trust, pull, extract, and capture information from several distinct sources and efficiently gathering data to facilitate accurate ledger processing and ensuring a complete audit trail. And data entry has evolved from purely manual entry to smart, automated, and machine-driven inputs. और ये जो डेटा एंट्री है ये सीधा सीधा स्मार्ट और ऑटोमेटेड हो गई है, ठीक हो गया। अब आप इसको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास है मैनुअल एंड कंप्यूटर असिस्टेड डेटा एंट्री। अब मैनुअल डेटा एंट्री की डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन ऑपरेटर या क्लर्क फिजिकली ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द काउंटिंग सिस्टम वाया कंप्यूटर टर्मिनल। वो कंप्यूटर पर बैठकर खुद उसकी एंट्रीज करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन की। और बारकोड रीडर, स्कैनर्स, पॉइंट ऑफ सेल, कार्ड टर्मिनल, ये सब किसमें आते हैं? मैनुअल डेटा एंट्री में। यानी कि एक स्टोर कैशियर स्कैन्स अ बारकोड एंड स्वाइप अ कस्टमर क्रेडिट कार्ड टू कैप्चर पेमेंट डिटेल्स, या फिर अकाउंटेंट क्लर्क मैनुअली टाइप द इंडिविजुअल लाइंस ऑफ फिजिकल सप्लायर इनटू द सिस्टम। और दूसरा है कंप्यूटर असिस्टेड डेटा एंट्री। एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्कैन्स एन एक्सटर्नल सोर्स एंड पॉपुलेट्स द नेसेसरी एंट्री फाइल fields automatically, supported by AI and RPA that can read text. मतलब रियल वर्ड में एक एग्जांपल ले लो। सिस्टम स्कैन्स एंड इनकमिंग सप्लायर ईमेल, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ इनवॉइस अटैचमेंट एंड ड्राफ्ट अ परचेज ऑर्डर अवेटिंग अप्रूवल। अप्रूवल का वेट करने की बजाय ये सिस्टम क्या करते हैं, खुद ही अगर सप्लायर ने कोई ईमेल भेजी है, ठीक हो गया, सप्लायर की ईमेल भेजी है तो उसने खुद ही उसको अपना परचेज ऑर्डर दे दिया, ठीक हो गया। आगे हमारे पास आता है ऑटोमेटेड वेयर हाउस रोबोट्स। अच्छा, ये रोबोट्स होते हैं वेयर हाउसेज में, ये RFID टैग्स को स्कैन करते हैं, ठीक है। अगर ये पता लगाते हैं कि इन्वेंट्री कितनी लगी है, अगर वो इन्वेंट्री कम हो गई तो उसको उसी टाइम क्या नाम है अपडेट करके उसको परचेज ऑर्डर दे देते हैं। फिर आता है डेटाबेसेस एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। डेटाबेसेस क्या होते हैं? मैसिव सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फाइल्स that securely store huge amount of historical business data. Master data files for customers and supplier alongside complete historical transaction। इसमें तमाम कस्टमर का, तमाम सप्लायर्स का डाटा होता है, मास्टर फाइल्स होती है इसमें। System automatically queries an approved vendor database to populate a purchase order address and bank terms. Software aggregate client entire 12-month transaction history to instantly generate a trade receivable statement. अब आगे इंटीग्रेटेड सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम टू सिस्टम कनेक्टेड, लिंकिंग अ बिजनेस सॉफ्टवेयर स्ट्रेट टू इंटरनल नेटवर्क ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। कि कस्टमर और सप्लायर के कंप्यूटर्स आपस में इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि अगर कस्टमर को अपना परचेज ऑर्डर देना है तो उसका कंप्यूटर खुद ही सप्लायर के कंप्यूटर को भेज देगा, ठीक हो गया। दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कोई परचेज ऑर्डर, कोई इनवॉइस वगैरह, पेमेंट्स वगैरह वो कनेक्ट हो जाते हैं। इतने एडवांस हो चुके हैं आजकल इंटीग्रेटेड सिस्टम। They purpose maximize supply chain efficiency and enables near instantaneous transaction processing. A customer's inventory software detect their raw materials are running low. एक कस्टमर का इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है कि वो जो है, ठीक हो गया, सॉफ्टवेयर है, वो डिटेक्ट करता है कि इन्वेंट्री लो हो गई है, मटेरियल लो हो गया, ठीक हो गया, तो वो सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्डर टू सेलर अकाउंटिंग सिस्टम विच इमीडिएटली क्रिएट अ सेल ऑर्डर एंड डिस्पैच नोट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक हो गया। तो वो ह्यूमन की इजाजत बगैर ही सेल ऑर्डर वो क्रिएट कर देता है और डिस्पैच नोट भी दे देता है, ठीक हो गया, भेज देता है। आगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। In integrated system, most daily routine transactions are handled instantly by their respective software modules. When a sale invoice is created, the system automatically posts the following balancing entry to the journal ledger. For example, debit, receivable, credit, sales. और मैनुअल
Journal is the master record of the accounting entries used to manually post non-routine transactions or correct within journal ledger. Every manual entry requires a clear layout, brief explanation called native, unique ledger account, for example, debit, wages और credit bank. यानी कि हर एक एंट्री की वजह भी होनी चाहिए, वो एंट्री किस लिए किया, वो किस एक्सपेंस के, किस खर्चे से, किस के अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक हो गया। आगे डिफाइनिंग साउंड अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिकॉर्ड प्रोसीजर यूज्ड फॉर असेंबलिंग, रिकॉर्डिंग, रिट्रीविंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस व्हाइल मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स। सुपीरियर क्या है साउंड सिस्टम के? इंश्योर बिजनेस रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कि बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सही जगह पर और सही तरीके से यूज हों। और इनकॉर्पोरेट स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स गोल्स। तो उसने मैनेजमेंट को इस तरह वो पॉलिसीज बनाता है मैनेजमेंट की कि कोई भी एरर ना हो, कोई भी वो अपने मकसद को अचीव करने के लिए उसमें कोई मुश्किल ना है। ठीक हो गया। भटके नहीं भी अपना मकसद से। ठीक हो गया। इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। आगे 10 क्वालिटीज ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने से पहले ये 10 क्वालिटीज उसमें देख लेनी चाहिए। रेलिवेंट, डायरेक्टली इम्पैक्ट एंड मैटर टू द नीड्स ऑफ द यूजर, के यूजर को जो चाहिए क्या ये उससे रेलिवेंट है या नहीं है। रिलायबल, एक्यूरेट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड फुली वेरीफाइबल, वेरीफाई भी इसको कर सकें। कंप्लीट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली और कंसाइज होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। ठीक हो गया। इनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलनी चाहिए, टाइम के बाद इन्फॉर्मेशन मिलने का कोई फायदा नहीं होता। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड इंटरनल कंट्रोल्स, सो मैनेजमेंट ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशन, इसकी जिम्मेदारियां क्या है मैनेजमेंट की। कंडक्टिंग बिजनेस एफिशिएंटली एंड अडहेरिंग टू मैनेजमेंट पॉलिसीज, के बिजनेस को एफिशिएंटली चलाना और पॉलिसीज को फॉलो करवाना। सेफ गार्डिंग फिजिकल एंड डिजिटल बिजनेस एसेट्स, के बिजनेस के फिजिकल और डिजिटल जितने भी एसेट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड, वेस्ट एंड रिकॉर्डिंग एरर्स, इंश्योरिंग द कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाउ डू इंटरनल कंट्रोल्स प्रोटेक्ट द सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें अथोराइजेशन आ जाती है कि तमाम ट्रांजैक्शंस अप्रूव्ड या वैलिड हो। ठीक हो गया। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अप्रूवल चाहिए मैनेजर का। और टाइमलीनेस, गारंटी इवेंट्स आर लोकली लॉग प्रॉम्प्टली एट द करेक्ट अकाउंट एंड इन द प्रॉपर पीरियड, कि आपने उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम, कोई भी खर्चा हुआ है, कोई भी एक्सपेंस हुआ है, आपने उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। रिस्ट्रिक्शन, लिमिट एक्सेस टू फिजिकल एसेट्स एंड सेंसिटिव रिकॉर्ड्स टू अथॉराइज्ड स्टाफ ओनली। ठीक होगा। फॉर एग्जांपल, हर किसी को हर चीज पर रिसाई हासिल ना हो, हर किसी को हर चीज तक रिसाई हासिल ना हो। ठीक हो गया। मतलब कैशियर सिर्फ कैश तक उसको कैश तक सिर्फ कैशियर जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। ठीक हो गया। इसी तरह वेरिफिकेशन, पीरियोडिकली कंपेयर रिकॉर्डेड लेजर बैलेंस एसेट रजिस्टर, और हमने इसकी वेरिफिकेशन टाइमली करते रहना चाहिए हर चीज की। ठीक हो गया। और फिर आते हैं हमारे पास पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस। 3 स्टेप की चेन होती है। पॉलिसीज बोलते हैं स्ट्रेटेजी को, प्रोसीजर बोलते हैं एक्शन को, परफॉर्मेंस बोलते हैं आउटकम को। पॉलिसी एक स्ट्रेटेजी बनाना, हाई लेवल प्रिंसिपल रूल्स, कोई रूल सेट करना। ठीक हो गया। और फिर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप उस रूल को फॉलो करना। और परफॉर्मेंस, और फिर देखना कि हमने ये रूल बनाकर इनको फॉलो कर करके अपना टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। ठीक है। तो इन शॉर्ट पॉलिसीज बोलते हैं व्हाट वी वांट टू अचीव, कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। प्रोसीजर, हाउ वी डू इट स्टेप बाय स्टेप, एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, हाउ वेल वी एक्चुअली डिड इट। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4। आगे अब हम अगले लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इसकी समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।